नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो क्लास है, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की अध्याय 6 को अपन शुरू कर रहे हैं, जो स्पेशली आप लोगों के रहने वाला है स्थापत्य और शिल्प से संबंधित। स्थापत्य और शिल्प की बात करें तो ये आप लोगों के रहेगा प्रमुख दुर्ग से संबंधित रहेगा, क्योंकि स्थापत्य कला के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है दुर्ग। और दुर्ग से ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आजकल बनाए जा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से बना है, तो वो आरबीएससी की पुस्तकों से बनता है। अब इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न से बहुत अच्छी तरीके से अपन याद कर लेंगे। फिर से अपने ये वीक शुरू हो चुका है और इस सप्ताह की ये पहली क्लास है जो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैं। कल एक मैराथन क्लास दी थी आप लोगों के लिए, सेकंड ग्रेड राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित। तकरीबन उसमें 115 प्रश्न करवाए थे। एक 100 सवा 100 प्रश्न की एक और क्लास दूंगा ऐसी ही सेशन। तो राजस्थान ज्योग्राफी का आप लोगों के उसमें कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को अब साथियों शुरू करते हैं। चलिए, कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है, ओके। देखो, राजस्थान, अब ये जो आज की क्लास है, यदि आप इस चैप्टर को आरबीएससी की मूल पुस्तक कक्षा 10 की उससे पढ़ते हो तो पूरा पैराग्राफ वाइज दे रखा है। कोई नोट्स मतलब समझ में नहीं आते, नोट्स कैसे बनाए, इसमें क्या चीजें हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ये बेटर वे है। यदि आप अपन डायरेक्ट पढ़ते तो उसको स्किप कर देते हैं कि इसमें से सवाल थोड़ी बनेंगे, लेकिन इस क्लास को देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, वो अपने को सारे के सारे कवर कर लेने हैं। सबसे पहले देखो, जो इसमें जिक्र हो रखा है कि प्रमुख पुरातात्विक केंद्र, जैसे कि हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, कालीबंगा। और चौथी वैसे देखा जाए तो चौथी है बीकानेर के अंदर। इसमें साथ में दे रखा है लेकिन बीकानेर के अंदर है, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल से पूर्व सरस्वती दृष्टद्युति नदियों के किनारे उच्च स्तरीय नगर योजना थी। यदि हम देखें कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता स्थल है, यानी कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। ये पता चलता है कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी और सुनियोजित तरीके से बसी हुई नगरीय सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। ईंटों के मकान, सड़कें, नालियां, गोल कुएं और वेदियां जो है, वेदिया यानी हवन कुंड, ठीक है, गोल कुएं देखने को मिलेंगे, हवन कुंड देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या देखने को मिलते हैं? हवन कुंड देखने को मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है। अच्छा बताओ, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? क्योंकि ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने। किसने की है? अमलानंद घोष ने की है। और कब की है बेटा जी? ये 1952 के अंदर इसकी खोज की गई है। ठीक है, देखो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो आहड़ और गिलुंड ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पे फिर आ जाएगी ग्रामीण संस्कृति की महक, क्योंकि आहड़ सभ्यता कैसी है? ग्रामीण संस्कृति है। आहड़ कहाँ है? आप लोगों के उदयपुर के अंदर है। बनास नदी के जो सभ्यता स्थल है वो सारे के सारे आहड़, गिलुंड वगैरह ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गिलुंड राजसमंद के अंदर है, आहड़ उदयपुर के अंदर है। समृद्ध मकान देखने को मिलते हैं। यहाँ भी खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे और खुले चौक मिले हैं। अनाज पीसने के पत्थर और तांबे की चद्दरें कृषि प्रधान व्यवसाय बस्तियों की ओर संकेत करती है। अब अनाज पीसने के यानी कि इनका जो है क्या रहा होगा यहाँ पे? ये रहा होगा कृषि। इनके क्या रहा होगा? कृषि जो है इनका यहाँ पे व्यवसाय रहा होगा। कृषि रहा, प्लस क्या रहा? पशुपालन रहा। प्लस क्या रहा? पशुपालन भी रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तांबे की चद्दरें देखने को मिली है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये ताम्रकालीन सभ्यता थी। इससे क्या पता चलता है? ये ताम्रकालीन सभ्यता थी, ये भी पता चलता है। अब देखो, पौराणिक और सांस्कृतिक केंद्र देखें तो पुष्कर रहा है, मरुधन्व, जांगल, ये सारे के सारे अपन जो अपन जनपद वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर भी पढ़ते हैं। मत्स्य रहा है, साल्व, मरु, कांतार, ये यहाँ पे जो है अपने को देखने को मिलते हैं, सांस्कृतिक और पौराणिक केंद्र के रूप में देखने को मिलते हैं। इस तरीके से अपन जो पढ़ रहे हैं तो चीजें क्या है, दिमाग में जल्दी बैठती है, याद जल्दी से हो जाती है। ठीक है, हेयर स्टाइल की तरफ नहीं जाए, क्लास की तरफ ही रहे, क्योंकि ये चीजें चलती रहेगी। ठीक है, क्लास का पैटर्न चेंज हुआ है तो देखो, बदलाव प्रकृति का नियम होता है। ठीक है, अपने आप में जो है हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। और तो कॉलेज टाइम को नहीं, कॉलेज टाइम में तो मैं दाढ़ी और मुछा में भी कई जो है कर देता। अब क्या मास्टर बन गया तो ठीक है, बाला में क्या है, बाल तो ऊंचा ही तो करिया खाली बस है। लो स्क्रीनशॉट लो। अरे भाई जी, पढ़ाना दे दो। अरे कौन मैसेज करो रहे थे इतना ही?
2 मिनट चालू रखें क्लास। क्लास चालू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, महाभारत, मौर्य और गुप्त कालीन स्थापत्य के भी क्या प्रमाण देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अपन ने बैराट सभ्यता का नाम पढ़ा है, बैराट पढ़ा है, बैराट के अंदर ही ये सारे के सारे प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। देखो, महाभारत और मौर्य काल, यदि अपन देखें विराट नगर यानी कि बैराट, वर्तमान में ये कहां पड़ता है? तो टावरों याद रखियो, कोटपुतली बहरोड नाम की एक जगह है, कोटपुतली बहरोड नामो एक जगह है, ठीक है। बिम पड़े और जिलो बन गयो है, हमें जो जयपुर अलग उन बढ़ियो, पहला जयपुर में पड़ता हो, ठीक है। और पुष्कर जो है ये समृद्ध इनके प्रमाण मिलते हैं। मौर्य से उत्तर गुप्त काल तक के विशेष स्थापत्य विकसित हुए जो राजाओं के साथ आमजन में भी प्रचलित था, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या क्या मिले बैराट के अंदर, देखो जयपुर क्षेत्र में स्थित है। अब ये जयपुर लिखा ना, यहाँ पे ये जयपुर का आरबीएससी से लिखा हुआ है, आपको क्या ध्यान रखना है? कोटपुतली बहरोड। यहाँ जो इस क्षेत्र के जो है अशोककालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ अशोक के स्तंभलेख और बौद्ध विहारों के खंडर मिले हैं, बौद्ध विहारों के खंडर मिले हैं, गोल मंदिर मिले हैं। वैसे मंदिरों के अवशेष जो है सभ्यता स्थलों से कम देखने को मिले, हड़प्पा से तो बिल्कुल नहीं देखने को मिले, लेकिन बैराट से देखने को मिलते हैं, और वो भी स्पेशल गोल मंदिर जो है वो देखने को मिलता है। बौद्ध संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या देखने को मिले भाई साहब? बैराट के बौद्ध विहार, अशोक स्तंभलेख और मध्यमिका नगरी के खंडहर। मध्यमिका नगरी यानी चित्तौड़ वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, ठीक है। चलिए, मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ के पास बेडच नदी के किनारे, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी तक भव्य नगर था। तीसरी से छठी शताब्दी तक का भव्य नगर रहा है ये। और ऐसी चीजें है ना, मैं आपको हकीकत बताऊं, अपन स्किप कर जाते हैं जब रेगुलर अपन पढ़ रहे होते हैं। मान लीजिए आप मेरी गाइड से भी पढ़ रहे हो या कोई भी गाइड से पढ़ रहे हो, तो अपन स्किप कर जाते हैं ऐसी चीजों को। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि अपन को लगता है कि आएगा नहीं। अब जब आरबीएससी का स्पेशल बैच पढ़ रहे हो ना, तो आप इसमें यहां से ऐसे ऐसे फैक्ट लेकर जाने वाले हो जिनको अपन छोड़ चुके थे, अपन ध्यान नहीं देते। लेकिन एग्जामिनर भाई साहब अब उन्हीं को पकड़ के पूछ रहा है कि ये कहां से, लगता है देखने में सरल है लेकिन उत्तर सही से निकल के आता नहीं है। हालांकि एग्जामिनर भी थोड़ा पोंकड़ी चूकियोड़ा ही आ रही है आजकल, जो प्रश्न 10-10% डिलीट कर दे बे। सही ढंगा एग्जामिनर मन लागे कौन है? पेपर सेटर क्या? हाँ, व्यवस्थित पेपर बना हुआ है तो प्रश्न डिलीट क्या हुए? अब देखो, गुप्त युग और गुप्तोत्तर काल, प्रमुख नगरीय केंद्र देखें इसके तो मेणाल, अमजेरा, डबोक, भरतपुर का क्षेत्र जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक अवशेष क्या है? संतुलित रूप से बनी बावड़ियां, कुंड और मंदिर के अवशेष, सड़कें और नालियां, रिहायशी मकानों के अवशेष, ये सारी चीजें ये महाभारत कालीन, मौर्य कालीन और गुप्त कालीन स्थापत्य की पहचान है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि इस स्थापत्य से क्या चीजें आप लोगों को सीखनी है, ठीक है। ले उठा स्क्रीनशॉट। अब देखिए, 7वीं से 13वीं सदी का काल, 7वीं से 13वीं सदी का काल। अब यहां पे भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के, 7वीं से 13वीं सदी कर देते हैं इसको, ठीक है, सदी का काल, ठीक है। चलिए, सही नहीं हुआ, चलो पाछो लिखो, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं वापस, एरर है। ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखो, देखो हटाओ, इस काल का महत्व क्या है? इस काल की स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय से वीरता और रक्षा के प्रतीक किले और धार्मिक प्रवृत्ति के मंदिर बनाए गए। अब यहां से किले देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो है राजा महाराजा का निवास करते थे, किलों में करते थे। किले किस लिए बनाए गए? विदेशी जो आक्रमण हुए उनसे सुरक्षा के लिए किले बनाए गए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, राजपूत कालीन किला, जो राजपूत कला की देन क्या है? किले और जो है राजपूत कालीन मंदिर बहुत देखने को मिले। प्रारंभिक राजधानियां क्या कह रही? नगर की रक्षा और सुविधा के लिए भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़ और आमेर जैसे स्थानों को राजधानी बनाया गया। और स्पेशली ये ज्यादातर किसकी राजधानी रही है? ये जो जिक्र हुआ है वो गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। किस किस की राजधानियां देख लो, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, ठीक, और गुहिल,
और गुहिल है, ठीक है। और आमेर आगे तो फिर कछवा है, कछवा है। फिर मारवाड़ यदि है तो आपको ध्यान रखना है कि ये राठौड़। यानी कि जो जो राजवंश अपन ने पढ़े हैं उनकी राजधानियां आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उत्तरकालीन राजधानियां जो आगे चलकर देसी राजाओं ने, देखो जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर में भाटी हुए, बीकानेर में भी राठौड़ हुए, उदयपुर के अंदर गुहिल हुए हैं, बूंदी कोटा के अंदर हाड़ावंशी चौहान हुए हैं, जयपुर के अंदर कछवा हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे राजधानियां बनाई और फिर यहाँ पे जो है व्यवस्थित तरीके से नगर नियोजन के साथ में नगरों का निर्माण करवाया है। तो ये सारी क्या है, ये बेसिक है भाई साहब, ये बेसिक है जिसको आज दिन तक अपन छोड़ते चले आए हैं, उनको आज अपन पढ़ रहे हैं। फिर जब ये चीजें बेसिक क्लियर होगी, जब अपन एक एक किले की तरफ बढ़ेंगे कि अब किलों में क्या पढ़ना है। ले स्क्रीनशॉट लो पहले, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब आते हैं अपन जयपुर नगर नियोजन। देखो सब तगड़ो यदि कोई नगर बनियोड़ो है व्यवस्थित तरीके हो तो वो है जयपुर, ठीक है। जयपुर नगर नियोजन, इसमें देखो महान शिल्पकार विद्याधर ने, विद्याधर भट्टाचार्य कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाल से बुलाया था इनको। ये वास्तुकार थे, इन्होंने 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया है। भाई साहब पूछ ले कि हाँ ये कथन से आ गया और फिर पूछा कि कौन से ये कथन सही है नहीं है, उसमें डाल दिया ये, तो फिर आपने पढ़ा हुआ है तो आप सही करा जाओगे, ठीक है। 9 वर्गों के सिद्धांत पे 9 वर्ग बने हुए हैं, इस तरीके से इसको बसाया गया है। 3x3 ग्रिड योजना है भाई साहब, इसके अनुसार बसाया गया है। यहाँ चौड़ी और सीधी सड़कों तथा रास्तों का सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है, सबसे व्यवस्थित बसा हुआ है। अच्छा, जयपुर ऐसा शहर है जो चारों तरफ परकोटे से मतलब घिरा हुआ है, परकोटा बना हुआ है शहर के चारों तरफ, इतनी सुरक्षा दीवार है एक तरीके से। ये देखो चारों तरफ जो है सुरक्षा दीवार है, गेट है चारों तरफ इनके, ठीक है। चौपड़ और बाजार बना रखे हैं, शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़, एक तो छोटी चौपड़ एक बड़ी चौपड़ है, जिनके बीच में फुव्वारे लगे। साथ ही चौड़ी सड़क के दोनों ओर सुनियोजित बाजार बने हुए हैं, व्यवस्थित तरीके से बना रखी है सारी चीजें, इसीलिए कहा जाता है कि जयपुर बहुत व्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ है। 1727 में इस बसावट के साथ में पूरे शहर को बसाया गया। आज अपन जो है घर का नक्शा बनाने में अपन को छींके आ जाती है, उस समय पूरे शहर का नक्शा इतना तगड़े तरीके से बनाया गया था। निकास द्वार देखिए, निकास द्वार गेट, शहर से बाजार निकलने के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, ये सारे गेट बने हुए हैं। ये सारे क्या बने हुए हैं, ये गेट बने हुए हैं सारे के सारे, ये क्या है, गेट बन रखे हैं। अब आप जो जो जयपुर रहते हैं उन सबको पता है, ठीक है। एड्रेस ही वहीं के ये दिए जाते हैं, सांगानेरी गेट पे आ जाओ, जालोरी गेट पे आ जाओ, इस तरीके से जो है एड्रेस दिया जाता है। जालोरी गेट तो अपने जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। हाँ, ये यहाँ पे ये है अजमेरी गेट, चांद पोल, सूरज पोल, ये सब पड़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। देखो जयपुर की नींव कब पड़ी है भाई साहब, जयपुर की जो नींव है, सवाई जय सिंह का सपना था कि मैं ऐसा शहर बसाऊंगा, तो उनके अनुसार, इनके अनुसार जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, नवंबर 1727 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा नींव रखी गई। देखो नक्शा किसने बनाया, अभी अपन ने पढ़ा विद्याधर भट्टाचार्य ने, ये इनके गुरु थे, सवाई जय सिंह के गुरु थे, तो इनके द्वारा नींव रखाई गई है पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा। और पूरी डिटेल भाई साहब आरबीएससी पे आधारित है, तो कोई डाउट नहीं इस पे, ठीक है। इसके स्थापत्य ने आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को प्रभावित किया है। सवाई जय सिंह ने नींव कब रखी है, 1727, और कोई शहर इस तरीके से भी बसाया जा सकता है, ये इन्होंने साबित कर दिया। फिर आगे धीरे धीरे और बसे हैं, जैसे जैसलमेर बसा, अजमेर बसा। 12वीं सदी, ये इनसे पहले बसे हैं जैसलमेर और अजमेर। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा देखकर जनजीवन के व्यापारिक समृद्धि के लिए किया। और चौहान काल में अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज विजय के अंदर इसकी तुलना इंद्रपुरी से की गई है, और यह प्रश्न एक बार बना भी है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जयानक की रचना है। ये किसकी रचना है, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जो है जयानक पंडित, किसकी रचना है, जयानक पंडित की रचना है भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, सारे के सारे के किस तरीके से जो है ये बसाए गए हैं, इन शहरों को कैसे बसाया गया है, स्थापत्य का क्या रोल रहा है, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है भाई साहब, लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखो नगर नियोजन और ग्रामीण स्थापत्य को थोड़ा सा देख रहे हैं अपन, तो बूंदी, जोधपुर और बीकानेर को भी देखें।
बूंदी के बसावट और स्थापत्य में जल की प्रचुरता का मुख्य हाथ रहा है। बूंदी के आसपास जल की प्रचुरता अच्छे से देखने को मिलती है। जोधपुर बीकानेर की बसावट में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार गढ़ निर्माण और परकोटे वाले भवनों का निर्माण हुआ है। जहां जहां की भौगोलिक विशेषता है वो थोड़ी सी, रटना नहीं है इसमें कुछ भी, सिर्फ देख लोगे पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें। बीकानेर का व्यापारिक ढांचा देखो, समतल भूमि पर लोगों के पैसे यानी कि व्यवसाय के अनुसार नगर के भाग बांटे गए हैं। हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल तैयार किया गया है। ठीक है। उदयपुर के अंदर क्या देखेंगे, झील देखेंगे, झीलों की नगरी कहा जाता है। घाटियों के अनुकूल भौगोलिक स्थिति देखकर पैसे के अनुसार जो है अलग अलग मोहल्लों में विभाजित कर दिया है। जैसे घाटियों के अनुसार जो है बसावट कर दिया, अलग अलग मोहल्ले बना दिए गए। रटने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ लो ताकि ये रहे कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ ली है, हम कुछ भी जो है एक भी शब्द हम छोड़ नहीं रहे कुल मिला के, ये ध्यान रखना है। फिर जैसे जैसे किल्लों की तरफ बढ़ेंगे तब आनंद जो है और दुगना हो जाएगा। अभी ये जो है ये आप उस पुस्तक से पढ़ के देखना, बोरिंग लगता है, अपन छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है चीजें समझ में आ जाएगी। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अब पहाड़ी और आदिवासी गांव कैसे बसते हैं। नगरों से भिन्न ग्रामीण स्थापत्य में पहाड़ी इलाके जैसे कि केलवाड़ा, सराड़ा, ये जो है पहाड़ी ढालों पे बसाए जाते हैं, उस ऊंचाई पे बसे हुए हैं। देखो पहाड़ों पे किस तरीके से बसाएंगे, ऊंचाई पे, यहाँ पे जाओगे आप तो यूं पहाड़ों पे बने हुए झोपड़ियां घर वगैरह दिखेंगे। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी टोकरियों पर दो चार झोपड़ियों के रूप में देखने को मिलती है, छोटी छोटी टेकरियां बनी हुई है वहां पे। रेगिस्तान में कैसे बसाएंगे, मरुस्थलीय गांवों में पानी की सुविधा देखकर बसाया जाता है। इसी कारण बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के नाम के आगे सर लगा दिया जाता है। सर का मतलब क्या होता है, सर का मतलब होता है तालाब, सर का मतलब सरोवर। ठीक है, सरोवर या तालाब होता है। तो जहां पे ये सर देखने को मिलता है वहीं पे आसपास बस्ती बच जाती है, तो इसीलिए सर हो जाता है उसका नाम। ठीक है, जैसे बीदा सर, जैत सर, उदा सर, ये सारे। तो वहां पे जहां पानी की व्यवस्था देखने को मिलती है वहीं पे ये गांव बसाए जाते हैं। अच्छा, सभ्यता स्थल भी देखोगे तो कहाँ विकसित होते हैं, नदियों के किनारे क्यों होते हैं, क्योंकि जहां पे पानी मिल जाएगा वहां पे सारी चीजें हो जाएगी, फसल हो जाएगी, जानवर भी पानी पीने आएंगे तो शिकार के लिए जानवर आ जाएंगे। मतलब समृद्ध यदि होना है तो पानी जरूरी है भाई साहब। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। राजस्थान का दुर्ग विन्यास। अब जो है अपन चलते हैं दुर्ग और शिल्प की तरफ, किले की तरफ। ठीक है, प्राचीन परंपरा और स्थिति देखिए। राजस्थान के हर जनपद या अंचल में छोटे बड़े दुर्ग, गढ़, गड्डी मिलते हैं। प्राचीन काल से ही देखने को मिलते हैं अपने को। शुक्र नीति के और राष्ट्रीय स्थान क्या है, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक अंग है। ठीक है, राजा, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र, कोष, इस तरीके से 7 अंग है जिनके अंदर दुर्ग भी है। पूरे देश में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में सर्वाधिक गढ़ है। सबसे ज्यादा कहां है, महाराष्ट्र के अंदर है। मराठों ने बहुत दुर्ग बनाए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग देखने को मिलते हैं। राजाओं और सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा और युद्ध सामग्री संग्रहण के लिए, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधन बचाने के लिए, संपत्ति को बनाए रखने के लिए इनका निर्माण करवाया। किस लिए, निवास के लिए, सुरक्षा के लिए, युद्ध सामग्री के संग्रहण के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए, पशुधन को बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए। ये मुख्य उद्देश्य रहे हैं किलों को बढ़ाने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दुर्ग के अंदर यदि क्रमिक विकास देखें शिल्प का, तो राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का पहला उदाहरण कहां देखने को मिलता है, कालीबंगा की खुदाई में। कालीबंगा की खुदाई में देखने को मिलते हैं। फिर मौर्यकालीन दुर्ग के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद मौर्य, गुप्त और परवर्ती युग में दुर्गों के जो है निश्चित आधार दिखाई देते हैं। ठीक है, परवर्तीकालीन दुर्ग के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। धार्मिक और जल विन्यास देखिए इसके अंदर, परवर्ती काल में दुर्ग निर्माण के अंदर मंदिरों और जलाशयों के निर्माण को विशेष प्रधानता दी गई। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के किले को उठा के देख लो, अंदर जलाशय, मंदिर सब कुछ देखने को मिलेगा। कोई भी देख लो आप किले, जो भी उठा के देखोगे अंदर मंदिर जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर तो ऐसे दुर्ग है जिनके अंदर वो लोग रहते हैं, है ना, लिविंग फोर्ट है वो तो। चित्तौड़गढ़ किले की क्षमता है 50,000 से अधिक लोग रह सकते हैं। दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है। अपन अंदर किले के अंदर घूमते हैं, अपन को लगता ही नहीं अपन किले में घूम रहे हैं, अपन को लगता है ये गांव है, बस्ती है। ठीक है, जबकि वो है वो किला। तो ये विशेषता रही है। राजपूतकालीन प्रमुख दुर्ग देखेंगे तो इसके अंदर जो है दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़ किला, अजयराज चौहान का गढ़ बीठली तारागढ़ और महाराणा कुंभा का कुंभलगढ़ दुर्ग विशेष उल्लेखनीय है। लेकिन भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, सारे के सारे दुर्ग जो है वो सारे विशेष अपनी पहचान रखते हैं। और दुर्ग मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, अब आरबीएससी के अनुसार अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आरबीएससी के अनुसार अभी पढ़ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, अब देखो राजस्थान का जो अपने दुर्ग विन्यास के अंदर आगे बढ़ते हैं। तुर्क अफगान शासन का प्रभाव। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन स्थापित हो गया था। अच्छा, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 के अंदर। इसका गहरा प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पे पड़ा है। ठीक है, 13वीं सदी के बाद के दुर्ग कैसे हुए हैं? इस काल में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। दुर्ग अब ऊंची, चौरस यानी समतल शीर्ष वाली पहाड़ियों पर बनाने लगे, जहां खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का उचित जो है प्रबंध हो। ठीक है, कि चौरस पहाड़ी होगी तो क्या है, ज्यादा जगह पे बनेगा तो वहां अंदर ही खेती की जा सके। जलाशय बना दिए जाते ताकि पानी की पूर्ति हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखा गया। ठीक है, प्राचीन दुर्गों, अब ये पूछ भी सकते हैं ना कि भाई 13वीं शताब्दी के दुर्गों की ये विशेषता रही, ये आ सकता है अंडरलाइन। प्राचीन दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया गया, जीर्ण शीर्ण हो चुके पुराने किलों को सुधारा गया। महाराणा कुंभा ने आबू के अचलगढ़ को नवीन दुर्ग में बदला और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। अच्छा, 84 में से 32 दुर्गों का जो है निर्माण करने का श्रेय कुंभा को जाता है, और इनमें अधिकांश जो है राणा कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाए हैं किलों का। ठीक है, ज्यादातर का पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए कहा जाता है सबसे ज्यादा किलों को किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है राणा कुंभा का काल, लेकिन कुंभा ने अधिकांश किलों का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखो, मुगल काल में मैदानी दुर्ग बने हैं। मुगलों से मधुर संबंध बनने के बाद स्थिरता और शांति का काल आया। राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे उतरकर समतल मैदान में नगर में भी दुर्ग बनाने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि। तो पहले जो है, जब विदेशी आक्रांताओं का बहुत ज्यादा भय था, तो पहाड़ों पे और गिरी दुर्ग ज्यादा देखने को मिले, वन दुर्ग देखने को मिले, है ना। उसके बाद में फिर जो है, जब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए, तो उसके बाद में समतल मैदानों पे भी देखने को मिले दुर्ग। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, मोस्ट इंपोर्टेंट। जून 2013 में नोम पेन में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर और रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। अच्छा, इसकी एक मतलब सार्वभौमिक एक ट्रिक है, वो याद कर लो तो सारा याद हो जाएगा। वो क्या है? चीकू, गाजर और आम। ये इन 6 किलो की एक ट्रिक है, जो भाई साहब आपको पूरे ही 6 के 6 किले याद करवा देती। कैसे याद करवाती है? देखो, ची से तो आ जाएगा अपने विराट, चीकू से आ जाएगा विराट कोहली, है ना। विराट आएगा क्या? हाँ, तो चित्तौड़गढ़ जो है किलो में विराट कोहली ही है एक तरीके से। कू से आ जाएगा अपने कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। यहां से आ जाएगा अपने गागरोन, यहां से आ जाएगा अपने जैसलमेर, यहां से आ जाएगा अपने रणथंभौर, ये आ गया अपने आमेर। तो ये 6 किले हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कब शामिल किया गया है? जून 2013 के अंदर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ट्रिक बता दी, इससे याद रखेंगे। अब देखो, दुर्गों की पारंपरिक विशेषताएं क्या क्या रही है। किलों के अंदर प्राचीन ग्रंथों के मिले साक्ष्य के अनुसार सुदृढ़ प्राचीर हुआ करती थी। देखो, सुदृढ़ प्राचीर होती थी, यानी कि मजबूत दीवारें होती थी। अभेद्य बुर्ज होते थे। ठीक है, गहरी खाई भी बनाते थे, जिनको पारिक दुर्ग कहा जाता था। अंदर महल होते थे, इनके राजप्रासाद बनाए जाते थे। जलाशय होते थे, है ना, कुंड बने होते थे। सुरंगें होती थी, गुप्त सुरंगें। सिले खाना यानी शस्त्रागार होते थे। सैनिकों के आवास गृह होते थे। और मतलब ये जो पालतू पशु वगैरह जो रखते थे, जैसे घोड़ों के अस्तबल वगैरह, ये होते थे। बहुत सारी चीजें होती थी इसके अंदर। ये एक नमूना है आप लोगों के सामने कि इस तरीके से व्यवस्था होती थी। गुप्त प्रवेश द्वार वगैरह सब ये चीजें इसके अंदर होती थी। ये विशेषताएं रही है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अब देखिए, ये तो पढ़ लिया। दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। मुख्य रूप से दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। 9 भागों के अंदर बांटा, और इनसे प्रश्न बनता है। अब यहां से आप लोगों के ज्यादा जो संभावना है प्रश्न बनने की, वो वाले आ गए हैं। ठीक है, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि कौन सी श्रेणी का ये दुर्ग है, कौन सी श्रेणी का नहीं है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। इसका मतलब क्या होता है? जल दुर्ग, यानी कि इसके आसपास कोई ना कोई जलीय राशि होगी। या तो ये पानी के बीच में बना हुआ होगा, या इसके किनारे से नदियां बह रही होगी, या कहीं ना कहीं जलीय राशि इसके पास देखने को मिलेगी। तो जो विशाल जल राशि से घिरा हो, वो दुर्ग इसके अंदर आते हैं, जैसे कि गागरोन दुर्ग।
अब गागरोन के आसपास कौन से हैं? काली सिंध और आहू नदी है। इसके पास में कौन सी है? एक तो काली सिंध नदी है और एक आहू नदी है। इन दोनों के संगम पे जो है ये गागरोन दुर्ग बसा हुआ है। गिरी दुर्ग यानी कि जो पर्वत पे बने होते हैं, जो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित हो। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इस श्रेणी के अंदर आते हैं। बहुत सारे आते हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ इसके अंदर उदाहरण दे रखा है, जैसे कि सिवाना दुर्ग है वो भी इसके अंदर आता है। बहुत सारे दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। धानवन दुर्ग, देखो ध से धानवन और ध से याद रखो धोरे होता है, ठीक है। यानी कि धोरों पर बने जो दुर्ग होते हैं, मरुभूमि पे जो बनते हैं, रेगिस्तान पे जो बनते हैं, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसमें आपके जैसलमेर भी आता है, इसमें बीकानेर भी आता है। एक तरीके से इसमें बीकानेर भी शामिल है। वन दुर्ग, वन से ही पता चल रहा है नाम से कि ये जंगल में बनते हैं। जो सघन बीहड़ वन में बना हो वो वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वो वन दुर्ग की श्रेणी में इसमें सिवाना दुर्ग आता है। अब सिवाना गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो यहाँ पे कई आएंगे मिश्रित, जो मिश्रित है यानी कि एक ही दुर्ग 2-3 श्रेणी में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी श्रेणी फिक्स हो गई, क्या अपार जो नहीं है कि भाई वो जनरल में तो जनरल में ही रही, ओबीसी में तो ओबीसी में ही जाइए, एससी में तो एससी में और एसटी में तो एसटी में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दुर्गों के अंदर है एक ही दुर्ग कई सारी श्रेणियों में आ सकता है। एरन दुर्ग, जिसके मार्ग में खाई, कांटों और पत्थरों के कारण दुर्गम हो जाते हो, वो एरन दुर्ग कहलाते हैं। और एरन दुर्ग को जो भी, इसको भी बहुत अच्छा दुर्ग माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, दुश्मन के पहुंचने के लिए रास्ते दुर्गम हो जाते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ और जालोर के दुर्ग उदाहरण है इसके। पारीख दुर्ग, पारीख में ख से याद रखो कि इसके चारों तरफ होती है खाई। क्या याद रखोगे? इसके चारों तरफ होती है खाई होती है। जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी गहरी खाई हो वो होती है पारेख दुर्ग। उसमें क्या करते हैं, उसमें पानी भरा होता है, जहरीले जानवर छोड़ देते हैं अंदर, खूंखार जानवर, मगरमच्छ छोड़ दिए, सांप छोड़ दिए, तो फिर उनसे जो है डरता है इंसान और वहां पे हमला नहीं कर पाता। इनके उदाहरण है आपके भरतपुर दुर्ग है, ठीक है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, ये उदाहरण इसके बताए गए हैं। सैन्य दुर्ग, जिसमें युद्ध की व्यूह रचना के नहीं, पारिद दुर्ग, पहले ये पढ़ना आपने को, पारिद, पारिद, ध में याद रखना, द और ध पास पास होते हैं। ध से याद रखो दीवार, और ख से क्या याद रखा था? खाई। जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का मजबूत परकोटा हो वह कहलाता है पारिद दुर्ग, ठीक है। वो क्या कहलाता है? पारिद दुर्ग कहलाता है। और पारिद दुर्ग में आप लोगों को ध्यान रखना है, पारिद दुर्ग के उदाहरण है भरतपुर, और ये इसके उदाहरण आप लोगों को जो है, ये तो अपने किसके उदाहरण? पारीख के। और भरतपुर दुर्ग जो है वो पारिद में भी आता है और पारीख में भी आता है, दोनों आते हैं। और पारिद में स्पेशल देखो, जैसे चित्तौड़गढ़ चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, बीकानेर का किला है उसमें भी आप लोगों को परकोटा देखने को मिला है, लेकिन स्पेशली मजबूत परकोटा विशेष रूप से देखना हो तो जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले के परकोटे को तो स्पेशल कमरकोट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कमरकोट। तो चित्तौड़ और जैसलमेर इसके उदाहरण है, ठीक है। फिर सैन्य दुर्ग देखो, जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर वीर सैनिक रहते हो, इसे सभी प्रकार से श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे श्रेष्ठ के अंदर देखेंगे तो ये गिरी दुर्ग है, वो श्रेष्ठ के अंदर आता है, लेकिन सभी तरीके से श्रेष्ठ कौन सा होगा? जिसके अंदर बहुत बढ़िया सेना भी हो। तो सैन्य दुर्ग को सभी प्रकार से श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि इसके तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कुंभलगढ़ इसमें दे रखा है आरबीएससी में आपके, लेकिन बहुत सारे उदाहरण होते हैं। सेना जिसके अंदर मजबूत सेना है वो आ जाएगा इसके अंदर। फिर एक आता है 9वें नंबर पे सहाय दुर्ग, जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव यानी सगे संबंधी मित्र आदि निवास करते हैं, वो आता है सहाय दुर्ग के अंदर, जिसका उदाहरण बताया गया है आमेर दुर्ग। अब ये उदाहरण जो बताए वो आरबीएससी की किताब के अनुसार बताए, लेकिन इनके अनुसार जो है इनके अंदर और भी कैटेगरी के दुर्ग शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मिश्रित श्रेणियों में कौन से आते हैं? कुछ दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों में आते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ को गिरी, पारीक, पारित और एरन दुर्ग में रखा जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे दुर्ग हैं जो कई सारी श्रेणियों में आते हैं। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि एक ही श्रेणी के अंदर नहीं मान सकते, क्योंकि छोरा कमेंट करते हैं गुरुजी आपने ये पारीख में बताया, ये तो उस श्रेणी में आता है। तो एक ही दुर्ग कई सारी श्रेणियों के अंदर आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। चलो मैं ये यहां से हटा देता हूं ताकि आपके स्क्रीनशॉट क्लियर आ जाए एकदम। ये अकॉर्डिंग टू आरबीएससी बताया मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा, ठीक है। लो अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज की इस आधे घंटे की क्लास में अपन ने बहुत शानदार स्पीड के साथ में बहुत सारी ऐसी जानकारी पढ़ ली जो अपन किताब लेकर पढ़ने बैठते हैं तो अपन को लगता है ये तो पूछ ही नहीं सकता एग्जामिनर, इसको तो छोड़ देना ही ठीक है। लेकिन जब आप ये क्लास देखते हो तब आपको कई सारे पॉइंट नजर आते हैं कि अच्छा ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो है कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्यों भरोसा नहीं है। तो कुछ भी छोड़ो मत, पढ़ो अच्छे से और प्रैक्टिस बहुत करना, अभ्यास बहुत करना। जितने भी आपने सक्सेस कैंडिडेट देखे हैं, चाहे वो टॉपर हो या चाहे
सामान्य तरीके से चयनित हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति के अंदर अभ्यास जरूर शामिल किया है। तो इसीलिए अपने जीजीडी के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बिल्कुल कम प्राइस में, जितना कम हो सकता है, सिर्फ लागत मूल्य के अंदर विभिन्न टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जैसे कि रीट का आप देख रहे हो, यहाँ सीईटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है, अलग अलग भी है, कॉम्बो भी है, कॉम्बो में और भी ऑफर दे रखे हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर दे रखे हैं, और भी वनपाल, एलडीसी वगैरह सारी टेस्ट सीरीज उसके अंदर अवेलेबल है, जो बिल्कुल कम से कम प्राइस में। यहाँ प्राइस देखोगे आप तो 51 इस तरीके से प्राइस है। अच्छा, यदि इसको कॉम्बो में भी ले लोगे तो सब मिला के भी जो है ये भी कमी होती है, ठीक है। ऐसे कोई 500-700 रुपए भी प्राइस नहीं होती है। तो इतनी कम प्राइस में हजारों प्रश्नों पे व्याख्या सहित यदि अभ्यास करने को मिल रहा है तो वो सिर्फ जीजीडी के रहते हुए ही मिल सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जीजीडी है तो मुमकिन है। इसलिए अभ्यास जरूर करना और अपने आप को भीड़ से आगे रखना, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। चलिए, आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।